हेलो एवरीवन। इस वर्ष सीबीएसई ने कक्षा 12 में कुछ टॉपिक्स बदल दिए हैं, स्वरूप बदल दिया है। पिछले साल तक, दैट मीन्स वर्ष 2021-22 तक, उस सत्र में नाटक का व्याकरण था, कहानी लेखन था, कविता कैसे लिखी जाती है। परंतु इस वर्ष थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि कहानी से नाटक कैसे रूपांतरित किया जाता है, संवाद कैसे लिखे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। उससे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि दोनों अलग अलग विधाएं हैं और दोनों का स्वरूप अलग अलग है। कहानी और नाटक में विविधताएं भी हैं और समानताएं भी हैं, क्योंकि कहानी से ही, किसी भी स्टोरी के द्वारा ही हमारे संवाद लिखे जाते हैं, चाहे मूवीज बनती हैं, फिल्म बनती हैं, सिनेमा है या फिर कोई नाटक है। फिर उसके बाद आता है कहानी को नाटक में रूपांतरित करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद आता है नाटक संबंधित संवाद की विशेषताएं। जब हम नाटक के संवाद लिखते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और अंत में आता है नाटक में जो भी हमारे पात्र होते हैं उनका चरित्र चित्रण किस प्रकार किया जाता है, कैसे हम संवाद लिखते हैं, कैसे हम चरित्र चित्रण करते हैं। शुरू करती हूं। दोनों अलग अलग विधाएं हैं, कहानी और नाटक, और दोनों का स्वरूप अलग अलग है। नाटक और कहानी हालांकि दोनों ही साहित्यिक विधाएं हैं, परंतु फिर भी दोनों का स्वरूप अलग अलग होता है। बेसिकली यदि हम देखें तो कहानी के मूल में, नाटक के मूल में कहानी ही होती है, जैसा मैंने पहले ही सेंटेंस में आपको बताया था। परंतु दोनों विधाओं का स्वरूप अलग अलग होता है। दोनों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इन्हें, हमें यह पहचानने में मदद करते हैं कि दोनों विधाएं अलग अलग हैं। इसके अतिरिक्त इनकी रचना और उसकी प्रक्रिया, कैसे रचना की जाती है, दोनों अलग अलग होती है। इनकी विधा बदलने और उसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसके कारण से इसको बदला और पहचाना जा सकता है। और इस तरह इन दोनों विधाओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया निरंतर बदलती रहती है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है कहानी और नाटक में क्या क्या विविधताएं हैं और क्या क्या समानताएं हैं। कहानी और नाटक को, कहानी से नाटक को रूपांतरण करने से पहले हमें कहानी और नाटक में उनमें क्या क्या विविधताएं हैं और क्या क्या समानताएं हैं उनको ध्यानपूर्वक देख लेना, जान लेना चाहिए। जिसके लिए जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वहीं नाटक का संबंध लेखक के साथ साथ निर्देशक, उसके पात्र, उसके दर्शक, श्रोता और इसके अतिरिक्त अन्य लोग भी इसमें सहायता करते हैं। जब हम नाटक का मंचन करते हैं तो अन्य लोग एक दूसरे से इसको जोड़े रहते हैं। और यही कारण है कि आप, बड़ा प्रसिद्ध हमारा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी है गोदान, देवदास। उसने कहा था सबसे अहम ये एक कहानी है, सदगति आदि कहानियों का नाट्य रूपांतरण कई तरह से हुआ और सफल भी हुआ। दूसरा एक पॉइंट आता है कहानी कही, पढ़ी या सुनाई जाती है। नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, कई बार रेडियो पर भी नाटक प्रस्तुत किया जाता है। हमारा अगला विषय होगा रेडियो पर नाटक। नाटक को मंच पर अभिनेता अपने अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और इसके साथ साथ इसमें संगीत, मंच की सज्जा, साज सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, यानी बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें अप्लाई की जाती हैं, अमल में लाई जाती हैं। और इस खंड का अंतिम पॉइंट बनता है, उन दोनों में एक समानता यह होती है कि दोनों का बेस
कहानी होती है। कहानी तो कहानी होती है, पर नाटक के जब हम संवाद लिखते हैं उसके बेस में भी कहानी ही होती है, पात्र होते हैं। और परिवेश, दैट मीन्स वातावरण होता है, उनको वैसा वातावरण दिया जाता है। इस तरह दोनों की आत्मा के कुछ तत्व ऐसे हैं जो दोनों में समानता प्रदर्शित करते हैं, पर नाटक में जितना द्वंद्व होता है उतना कहानी में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, कहानी को नाट्य में रूपांतरित करने से पहले क्या क्या विशेषताओं को, क्या क्या हमें जानकारी होनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने से पहले पूरी कहानी पर विस्तृत रूप से हमें गहन अध्ययन कर लेना चाहिए। उसकी कथा वस्तु, समय, स्थान, उन सबको आधार बनाकर उसका विभाजन कर लेना चाहिए। कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा होता है जो कहानी में घटती हुई क्रमवार घटनाओं का हमें वर्णन करती है या हमें समझाती है, प्रदर्शित करती है। घटना किस स्थान पर कब घटी, कैसे घटी, उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कथा वस्तु को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुनकर उसमें से हमें अलग निकालना होता है। उसके आधार पर नाटक के संवाद लिखे जाते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर दृश्य बनते हैं। एक उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूं। ईदगाह कहानी के आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चों को, उनके उत्साह को, उनका उतावलापन और उनकी कुतूहल यानी जिज्ञासा, मेले में क्या क्या होगा, कैसा, बड़ा ही लंबा चौड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से चित्रण किया है। इसके पहले दृश्य में उस हिस्से को फोकस किया गया है जहां बच्चे मेला जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, अपने अपने पैसों का हिसाब किताब लगा रहे हैं, कोई गिन रहा है। हामिद की यदि बात करें तो उसके पास गिने चुने पैसे थे। और इसी प्रकार अंतिम दृश्य में अमीना, हामिद की दादी, और हामिद से जुड़ी हुई घटना जब वह प्यार से लाकर उनको चिमटा देता है कि आप रोज रोटियां मेरे लिए बनाती हो, आपके रोज हाथ जल जाते हैं। यानी सारे बच्चे जहां एक तरफ खिलौने खरीद रहे थे, वहीं हामिद ने अपनी दादी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। वह चिमटा लाकर उनको देकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। स्थान और समय के आधार पर भी कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य भी होना चाहिए कि हमने ये यहाँ यदि दृश्य दिया है, ये संवाद लिखे हैं, तो आखिर क्यों, क्या दृश्य, क्या इसका औचित्य बनता है, क्यों लिखे गए हैं। ऐसा नहीं कि दृश्य मेले का है और हम घर का चूल्हे का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य का कथनानुसार तार्किक विकास हो रहा है या नहीं। इसके लिए दृश्य विशेष का उद्देश्य उसके कथानुसार तार्किक तरीके से ही प्रदर्शन होना चाहिए। इस पर भी विचार करना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है, प्रत्येक दृश्य का कथानुसार तार्किक विकास होने के साथ साथ यह भी निश्चित करना होता है कि दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसकी संरचना सही प्रकार से हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त उन दृश्यों का भी हमें एक लेखा जोखा खाका तैयार कर लेना चाहिए जिनमें कोई संवाद न हो। बहुत सारे दृश्य ऐसे होते हैं कि वो बिना संवाद के एक्टिंग से ही, अभिनय से ही समझ में आ जाते हैं। पहले हमारे यहाँ मूक फिल्में ही बनती थी। क्लास 11th में ये भी आपका एक क्वेश्चन था कि मूक फिल्में या कौन सी पहली बोलती फिल्म थी। मूक फिल्म का जिक्र जब हम करते हैं तो राजा हरिश्चंद्र आती है, और पहली बोलती फिल्म का यदि हम जिक्र करते हैं तो आलम आरा आती है। इसके अतिरिक्त दृश्य निर्धारण के बाद यह भी देखना आवश्यक हो जाता है कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र कथानक
से संबंधित और विवरणात्मक है भी कि नहीं, उस पर टिप्पणियां हैं कि नहीं हैं, किस प्रकार से हमें संवाद लिखने हैं, किस प्रकार नाटक का मंचन करना है, पर बेस में जैसा मैं कह रही हूं कि मूल में कहानी ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नाटक संबंधी संवाद की विशेषताएं, क्या क्या होनी चाहिए। नाटक संबंधी संवाद लिखते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कहानी के मूल संवाद के साथ वह हमारे संवाद मेल खाते हुए हों, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए, और संवाद औचित्यपूर्ण होने चाहिए। और अंतिम इसमें आता है प्रभावशाली होने चाहिए, छोटे संवाद होने चाहिए, आम बोलचाल की भाषा को प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि यदि हम बड़ी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे तो आम जन समुदाय को, हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को उन बातों का मतलब ही समझ नहीं आएगा, शब्दों का। अगर ऐसे हमें शब्दों को समझने के लिए डिक्शनरी का प्रयोग करना पड़े तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। आम जन समुदाय उस नाटक से जुड़ ही नहीं पाएगा, अपने आप को जोड़ ही नहीं पाएगा। आप ध्यान करिए कि कोई भी मूवी हम देखते हैं वो हमें एक बार में ही याद हो जाती है, क्योंकि हम पूरी तरह से उस मूवी को देखते हुए उसमें डूब जाते हैं। और कई बार यदि वैसी ही कुछ परिस्थिति हमारे साथ जीवन में चल रही होती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम ही पात्रता निभा रहे हैं, हमारे जीवन की कहानी यहां चल रही है। तो यही कारण होता है कि नाटक के संवाद लिखते समय हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग उसमें करना चाहिए। और आज के विषय का हमारा अंतिम टॉपिक आता है नाटक में चरित्र चित्रण। नाटक में चरित्र चित्रण करते समय हमें कहानी, हालांकि नाटक से अलग विधा होती है पर बेस में कहानी ही होती है, तो उन्हीं कहानी के पात्रों को, जो जो उसमें दर्शाए गए हैं, संवाद को नाटक में प्रभावशाली तरीके से बनाने का, क्योंकि उस पर कहानी तो सुनाई पढ़ी जाती है पर नाटक का चूंकि मंचन किया जाता है, उसमें अभिनय करना होता है पात्रों को, तो ये कार्य विशेष रूप से निर्देशक का होता है कि संवाद लिखे जाने के बाद वो उनको गाइड करे कि किस प्रकार से आपको अभिनय करना है और किस टोन में आपको डायलॉग्स बोलने हैं। पात्र के जेस्चर्स, भाव-भंगिमाएं, उसका तौर तरीका, बोलने का, जैसा मैंने कहा है, उतार चढ़ाव संवाद में, ये सब बड़े अहम हो जाते हैं। ध्वनि, वॉइस क्लियर हो, उसके साथ साथ रोशनी का पूरी व्यवस्था हो, डायलॉग हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को क्लियरली सुनाई देने चाहिए और दृश्य हमें साफ सुथरे ढंग से दिखाई देने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में आज मैं यहीं तक आपसे चर्चा करूंगी। अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष फिर आऊंगी। अगला विषय हमारा होगा कि रेडियो नाटक क्या है, कैसे लिखे जाते हैं। धन्यवाद।